क्वेश्चन 1 देखो, इफ अ चार्ज्ड होलो स्फीयर and a solid sphere of aluminium and copper of equal radius are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true? इन्होंने बोला है एक चार्ज होलो स्फीयर है एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम का होलो स्फीयर है, एल्यूमिनियम का होलो स्फीयर है और कॉपर का चार्ज स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो दोनों के सरफेस पे तो चार्ज सेम ही होता है ना, सरफेस पे तो दोनों के चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सबका फॉर्मूला हमने सेम देखा है सरफेस के लिए। आगे देखो, दोनों की रेडियस सेम है, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर है, इक्वल रेडाई आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ध्यान रख लेना कि इनका पोटेंशियल जीरो है, V यानी कि पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? A, both the spheres are having equal charges. The hollow sphere will have more charge than solid sphere at its surface. C, the aluminium sphere will have more charge on its surface than copper sphere. D, if hollow sphere is also made of aluminium, then it will have more charge. तो देखो हमें E is equals to Q by V, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, है ना। तो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज हो गया चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना होता है? मैं अभी देख रही हूँ इन दोनों का डिपेंड कर रहा है कि नहीं, है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर, है ना, यही होता है के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, क्यू तो एज इट इज था, वी की जगह रखूंगी ना इसको, तो के क्यू और आर ऊपर चला जाएगा ना, के क्यू बाय आर, के क्यू और आर ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कट गया, आर एज इट इज। के को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। मतलब कि कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, जो इस पे चार्ज होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है, और दोनों की रेडियस R सेम है, यानी कि इनका चार्ज भी सेम रहेगा, तो सेम चार्ज रहेगा दोनों पे, सेम चार्ज, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बोथ द स्फीयर्स आर हैविंग इक्वल चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन को देखो, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर, ये सही है। अच्छा, अब मैं ना कंडीशंस बता रही हूँ तुमको कि अगर कोई कोलिनियर पॉइंट्स है ना, उनको इक्विलिब्रियम में होना है। इक्विलिब्रियम मतलब उन पे फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, यही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? मैं लिख रही हूँ conditions for collinear charges to be in equilibrium, ठीक है। पहली कंडीशन, सबका सेम साइन नहीं होना चाहिए वरना कैंसल आउट नहीं होगी, है ना, फोर्सेस कैंसल आउट नहीं होगी। तो all three charges should not have same sign, ठीक है। तो यही हो गया कि 3 charges must be collinear to be in equilibrium, इतना ध्यान रख लो। 3 charges should not have same size, यानी कि अगर मैंने 3 charges लिए हैं, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे, तब अगर इनका सेम साइन होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। ये हम चेक भी कर सकते हैं, अगर इस पे प्लस क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू है, तो कैसे हम डायरेक्शन देखेंगे? प्लस क्यू पे इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? उस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस और प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये भी रिपल्शन क्रिएट करेगा तो इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में। तो क्या ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं? इस डायरेक्शन में अरे पॉजिटिव रिपेल नहीं करेंगे क्या? तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कैंसल आउट नहीं करेंगे, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। अब मैं कंडीशन को चेंज कर दूं, इसको तो मैंने प्लस क्यू रहने दिया, इसको मैंने माइनस क्यू कर दिया, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से तो डायरेक्शन ये हो गया, ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी वजह से डायरेक्शन ये, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। इसमें अगर हम देखें, इसकी वजह से ये
अट्रैक्ट होगा और इसकी वजह से रिपेल होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके लिए हम देखें पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे भी जीरो यानी कि सही हो गया। ठीक है, मतलब दो चार्जेस की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, एक चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट हो सकती है। अब पढ़ो असर्शन, फॉर 3 point charges to be in equilibrium they must be collinear, ये पॉइंट एकदम सही है। रीजन पढ़ो, one of the 3 charges must have different polarity, one of the 3 charges must have different polarity than rest of the 2, पर फिर भी ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट यही सिस्टम चाहिए, है ना। अगर मैं इस चार्ज को इधर कर दूं, इस चार्ज को इधर कर दूं, तो सिस्टम उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब ही नहीं किया, तो इसलिए इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट, हाँ, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मैंने लिख ही दिया। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर of radius A filled with water and another charge 2Q is placed inside cube of side 2A which is vacuum inside. Find the ratio of the flux linked with the sphere to that linked with the cube. करोगी क्या? चार्ज Q is placed inside Q जो कि स्फीयर के अंदर है, of radius A, स्फीयर का रेडियस A, हाँ रुक जाओ, यही होती है ना, स्फीयर A फिल्ड विथ वाटर, इसके अंदर क्या है, वाटर है ना, वाटर। तो मैंने इसको मान लिया एप्सिलॉन W, वाटर की परमेएबिलिटी। ठीक है, एंड अनदर चार्ज 2Q, 2Q को मैंने क्यूब के अंदर रखा है, ये क्यूब बना दिया, इसके अंदर ये 2Q चार्ज है, इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, इसकी साइड 2A है। ठीक है, विच इज वैक्यूम्ड इनसाइड, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर का होगा। ठीक है, find the ratio of the flux link with sphere, flux link with sphere upon flux link with water का रेशियो हमें निकालना है। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q in by epsilon नॉट, तो Q in by epsilon नॉट फॉर स्फीयर डिवाइडेड बाय Q in by epsilon नॉट फॉर वाटर। ठीक है, इसको एप्सिलॉन R नहीं सॉरी एप्सिलॉन W लिख देती हूँ क्योंकि वाटर का है। ठीक है, वो एयर का है। तो Q in into एप्सिलॉन W हो जाएगा, इसको यूं रेसिप्रोकल करके भेजेंगे, और Q in इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q in वाटर वाले के लिए नहीं सॉरी, Q in स्फीयर अपॉन क्यूब, सॉरी वाटर लिख दिया क्या, Q ये वाला जो Q है ना वो इसके लिए है और ये वाला Q इसके लिए है, तो ये वाला Q हम लेंगे, ये वाला Q, और इसको हम लेंगे 2Q इंटू एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और यहाँ मीडियम कौन सा है, वाटर, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगी, Q से Q काट देते हैं, 1/2 इंटू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन R हमारे पास आ जाएगा, मैंने यहाँ वाटर, यहाँ एयर था ना, स्फीयर के अंदर वाटर लिया था ना, तो यहाँ वाटर लिखना था, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ वाटर आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ एप्सिलॉन ऑफ वाटर आएगा। 1/2 इंटू म्यू वाटर को हम लिखेंगे एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट गया, 1/2 इंटू 80, तो 1/160 आ गया। ठीक है, ये आंसर है। नंबर 4 देख रहे हैं, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point charges with 1/r², r being the separation between the two charges Q1 Q2 and Q2 Q3 if Q2 is positive and least in magnitude। Q2 बोला है पॉजिटिव है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड यानी कि सबसे ज्यादा छोटा है, स्मॉल है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 पूछा है कि Q1 Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसा इन्होंने ग्राफ दे रखा है हमें, F का फोर्स वर्सेस 1/r² यानी कि डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है, Q1 Q2 और Q2 Q3। अब देखो Q2 तो इन्होंने दे रखा है सबसे ज्यादा छोटा है, तो बाकी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो, सबसे छोटा क्या होना चाहिए, Q2 होना चाहिए। अब Q1 और Q3 में रिलेशन देखना है हमें। ठीक है, तो फोर्स और 1/r²,
फोर्स इज इक्वल्स टू होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, तो कांस्टेंट क्या है, ये है। यानी कि इसका जो स्लोप होएगा ना दोनों का, वो इस पे डिपेंड करता है। और Q2 तो हमें पता है पॉजिटिव है और स्मॉल है, पॉजिटिव है और स्मॉल है, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए या तो ये Q1 या तो ये Q3, उसके लिए इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो यानी कि Q1 बड़ा होगा। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू कम है, छोटी है, यानी कि Q3 छोटा होगा। तो Q3 छोटा होगा, Q1 बड़ा होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कंसिडर 3 मेटल स्फेरिकल शेल ए बी सी। 3 मेटल स्फेरिकल शेल ले रहे हैं ए बी एंड सी, ए बी सी। ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक का रेडियस कितना है, आर है, आर है और आर। इज हैविंग अ कंसेंट्रिक मेटल बॉल, इसके अंदर कंसेंट्रिक मेटल बॉल है ऑफ रेडियस r बाय 10, इसका रेडियस है r बाय 10, r बाय 10, r बाय 10। द स्फेरिकल शेल a b and c आर गिवन प्लस 6q माइनस 4q और 14q का चार्ज दिया है हमने शेल्स को, और इनके जो इनर मेटल बॉल्स हैं उनमें माइनस 2q प्लस 8q और माइनस 10q का चार्ज दिया है हमने। तो इन्होंने क्या बोला है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल्स ए बी एंड सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। मतलब एक डिस्टेंस ले लिया हमने 3r सेंटर से, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट P पे, इसको मैं मान लेती हूँ 3r डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट Q, इसको मान लिया 3r डिस्टेंस पे पॉइंट R, R छोड़ो S मान लेती हूँ S। ठीक है, तो इनके लिए हमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q बाय आर स्क्वायर, है ना। अब देखो k q बाय आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें टोटल चार्ज लेना पड़ेगा, टोटल चार्ज इस स्फीयर का भी और इसके अंदर वाले स्फीयर का भी। तो k तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, q क्या होगा, प्लस 6q और माइनस 2q, प्लस 6q माइनस 2q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r कितना है, 3r का स्क्वायर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास, k एज इट इज 6 माइनस 2 हो गया 4, तो 4 मैं आगे लिख देती हूँ, 4kq, 3 का स्क्वायर हो गया 9r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई a के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ मैं b के लिए, तो k इनके अंदर का चार्ज टोटल कितना है, 8q माइनस 4q, 8q माइनस 4q, ऐसे निकालेंगे अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस 3r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट B हो गया 8 माइनस 4 4kq, 9 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर। ये B के लिए हो गया, क्या r स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। E फॉर C, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर C, k इनके बीच में 14q माइनस 10q, 14q माइनस 10q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस 3r का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इक्वल्स टू 14 माइनस 10 हो गया 4kq अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर। हाँ अब बोलो, अभी तक हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुम अगर ध्यान से देखो 4kq बाय 9r स्क्वायर, 4kq बाय 9r स्क्वायर, 4kq बाय 9r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट C। मतलब all three spheres have same value for electric field। बस हाँ, a charge minus 6 microcoulomb is placed at the center B of a semicircle। मिल गया सुनो, ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A। क्या करूँ इसका, तो ये सेमी सर्कल है, -6q + 6q। बस अब
द चार्ज -6 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर बी ऑफ अ सेमी सर्कल। इस सेंटर, इसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नहीं देखा? कहाँ पहुंच गए आप? ये तो पोटेंशियल लिख रखा है ना। हाँ तो कर लेते हैं ना, पोटेंशियल का इतना सा तो फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। इसमें करने में क्या ही जा रहा है अपना, ये तो पता ही है, सानिया को भी पता ही है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो आप पता कर लो। An equal and opposite charge is placed, हाँ, an equal and opposite charge is placed at point D at a distance of 10 centimeter from B। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ का 5 है, तो यहाँ भी 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। आगे क्या बोला है, अ चार्ज +5 माइक्रोकुलम, एक चार्ज है +5 माइक्रोकुलम का, इसको हम पॉइंट, रुक जाओ, उसको हम पॉइंट C से A तक मूव करा रहे हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V, और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, A। ठीक है, A माइनस इनिशियल क्या होगा, C से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं A पॉइंट के लिए पहले पोटेंशियल निकाल रही हूँ, VA। इस A पॉइंट पे किस किस की वजह से पोटेंशियल लगेगा, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज के लिए मैं क्या लिखूंगी, K, Q कितना है -6Q अपॉन A, और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 5। ठीक है, अभी मैं पुट नहीं कर रही कुछ भी, हाँ वो सब मैं अभी पुट नहीं कर रही। प्लस इसके लिए इस पॉइंट का इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो K 6Q अपॉन 5 5 5, यहाँ से यहाँ तक लगेगा ना, पॉइंट A के लिए देख रही हूँ तो मैं 3 टाइम्स ऑफ R हो गया। मैं इसको R लिख देती हूँ, तो ये 3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, है ना, तो मैं इसको 3R लिख देती हूँ, वैल्यूज मैं बाद में पुट कर लूंगी। तो ये हो गया -6KQ अपॉन R, और ये हो गया +6KQ अपॉन 3R। एलसीएम लेंगे तो 3R आएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 6 3 जा 18KQ प्लस 6KQ, तो ये हो गया -12KQ अपॉन 3R। ठीक है, इसको 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 4 जा 12, तो ये हो गया -4KQ अपॉन R। अब VC, C पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो एक इसकी वजह से लगेगा, एक इसकी वजह से लगेगा। इसकी वजह से निकालूं K, Q हो गया -6Q अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R, प्लस K प्लस 6Q, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस R, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 0। अब इसके लिए पुट कर रहे हैं वर्क डन के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q, A के लिए पोटेंशियल था -4KQ अपॉन R, -C के लिए तो 0 आ गया। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू, हाँ इस चार्ज को मूव करा रहे थे 5 माइक्रोकुलम को, तो 5 × 10⁻⁻6 इंटू 4 एज इट इज, माइनस को मैं आगे लिख देती हूँ, K को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू, ये कौन सा Q लिया था हमने, एक मिनट, ये Q कितना दे रखा था, 6 दे रखा था शायद, है ना, हाँ 6 ही तो है, 6 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम है, 6Q लिखा अपन ने, 6 माइक्रोकुलम है, 6 × 10⁻⁻6 अपॉन रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर में, तो 5 × 10⁻⁻2, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो 9, इस पूरे को सॉल्व करके आएगा -36 1 जूल, यानी कि -3.6 जूल का वर्क डन। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। अब थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग, एक प्लास्टिक रॉड को सर्कुलर रिंग में बेंड कर दिया ऑफ रेडियस कैपिटल R। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पूरा चार्ज डेंसिटी, मतलब इस पे जो भी चार्ज होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का है ना, प्लस या तो प्लस चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हर एक पॉइंट पे अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, और नेगेटिव यहाँ पर हमें कहीं दिख नहीं रहा, मतलब इन्फिनिटी पे होगा। तो हर एक पॉइंट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ होगा, चार्ज का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ऐसे ही होगा चार्ज।
तो हर एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे ना तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में भी चार्ज की डायरेक्शन कट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कट हो रही है। यहाँ पर इसके लिए ये वाली लाइन है, ये भी कट हो रही है, ये दोनों भी कट हो रहे हैं, ये दोनों भी कट हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक और बना दो, ये दोनों भी कट हो रहे हैं। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैंसल आउट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी सेंटर पॉइंट पे। तो बी ऑप्शन हो गया। A cube of side 0.1 meter is placed as shown in the figure. ऐसा फिगर बना रखा है, एक क्यूब है ना, इस क्यूब की साइड कितनी है? 0.1 मीटर है। Is placed as shown in the figure in a region where electric field दे रखी है तुमको 500 x I cap exist. Here x is in meter and E in Newton per coulomb. Calculate the flux passing through the cube. अब देखो फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है I कैप में, मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना। तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिर्फ इस एरिया को कट कर रही है, इस एरिया से तो पास हो रही है और सिर्फ इस एरिया से पास हो रही है। अगर तुम ये ऊपर वाला एरिया देखो, ये सामने वाले एरियाज को देखो, तो इनके लिए एरिया वेक्टर ऊपर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो इनके बीच का 90 डिग्री एंगल बनेगा और cos 90 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ ये दोनों एरियाज हैं, एक ये वाला और ये वाला, जो कि एक्चुअली में फ्लक्स बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो सिर्फ इन दोनों एरियाज को कट करके जा रही है, ठीक है। तो इस एरिया के लिए, इस एरिया को अगर मैं बनाऊं ऐसे, तो एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ होगा और इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थीटा है 0 डिग्री, इन दोनों के लिए थीटा है 180 डिग्री। सिर्फ इन दोनों एरियाज के लिए हमें फ्लक्स निकालना है। इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, तो φ1 प्लस φ2, इन दोनों के फ्लक्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैं पहले φ1 निकाल रही हूँ। φ1 कैसे निकालेंगे? E a cos थीटा से। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 500 दे रखी है और इस एरिया से 0 से डिस्टेंस कितना है? 0.1, तो x कितना हो गया? 0.1 इंटू एरिया क्या होता है? एरिया cos 180 तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो cos थीटा को मैं डायरेक्ट cos 180 लिख दूं। 180 कितना हो जाएगा? -1, तो यहाँ माइनस लगा देती हूँ। और एरिया क्या होगा? a का स्क्वायर, और साइड कितनी थी? 0.1, तो मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक 0 से ये काट देती हूँ, एक 0 से ये काट देती हूँ, तो -0.5 आ जाएगा। φ1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। φ2 E a cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 है ना, तो E a। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 500 और इस सेकंड वाले सरफेस के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 मीटर प्लस 0.1 मीटर यानी कि 0.2 मीटर। तो x को रखेंगे 0.2 इंटू एरिया होगा 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 0.1 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1। इससे एक 0 काट दिया, इससे एक 0 काट दिया, 5 2 हो गया 10, मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसको मैं फाई में पुट कर रही हूँ। φ1 निकल के आ गया -0.5 प्लस φ2 निकल के आ गया 1, तो आंसर हो गया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर है। फाई निकाला था 0.5 न्यूटन मीटर, है ना। फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ फ्लक्स निकाला था। हाँ, हमें द चार्ज विथ इन द क्यूब, क्यू इन चाहिए, तो गॉस लॉ लगाएंगे। फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, तो क्यू इन इज इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई हम निकाल चुके हैं 0.5, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 नहीं 12, हाँ 8.425 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम।